हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, आई नो मैं 10 दिनों से कोई भी एनालिसिस लेके नहीं आई, बट उसके कुछ रीजंस थे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आई प्रॉमिस दैट जितना भी हमारा पीछे का बैकअप रहा है वो सब पूरा कर दिया जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी कुछ सोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज है 22 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज़ आती है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। अभी क्या हुआ ना, कुछ टाइम पहले राजस्थान और हरियाणा में कुछ ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केसेस बस्ट किए गए, उनको पकड़े गए। मतलब कि ऑर्गन्स को इलीगली वहाँ पर बेचा जा रहा था, तो वो पकड़ा गया था। और उसी के चलते हुए हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया। उन्होंने कहा कि इट हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव टू एलिमिनेट द कमर्शियल डीलिंग्स इन ऑर्गन्स, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग फॉरेन सिटीजन्स। क्योंकि फॉरेन सिटीजन्स जो होते हैं वो थोड़ा अच्छा पैसा दे देते हैं। तो होता यूँ है कि हमारे देश के लोगों के लिए ऑर्गन्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और बाहर उनकी जो है इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही होती है। इसी के चलते हुए ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारी, उन्होंने ये डायरेक्टिव इशू किया। और साथ में ये भी बोला कि ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वेदर फ्रॉम अ लिविंग और डिसीज्ड donor will be allocated a unique note ID for both the donor and the recipient। चाहे कोई लिविंग पर्सन है जो जी रहा है, वो कोई अपना ऑर्गन देता है, या फिर किसी कोई व्यक्ति जो मर चुका है उससे अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, दोनों ही केसेस में एक यूनिक आईडी दी जाएगी, डोनर को भी और रेसिपिएंट को भी। ये भी बोला गया इस डायरेक्टरी में। और साथ ही में सारे स्टेट्स और यूटीज़ को बोला कि इन्वेस्टिगेट करो ऐसे कोई भी वायलेशंस होते हैं तो, और उन पर प्रॉपर एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट हॉस्पिटल्स परफॉर्मिंग इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। और ये किस एक्ट के अंतर्गत होता है पूरा, तो 1994 का एक्ट है, जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट। और साथ में ये भी बोला कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह जो तुम कलेक्ट करोगे उसे शेयर करना है इससे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से ऑन अ मंथली बेसिस। और इस इंक्लूडिंग जो फॉरेनर से रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के केसेस हैं, वो वाले भी जो हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे उन्हें देनी है। और जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्शन कम्स आफ्टर एन ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट इन्वॉल्विंग बांग्लादेशी नेशनल्स बीइंग रन इन हरियाणा एंड राजस्थान वाज बस्टेड। और अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑफकोर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, उसमें भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसके अंडर आती है। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क करती है कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग के लिए। प्रॉपर जो भी ये पूरा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का या ट्रांसप्लांटेशन का, ऑर्गन्स वगैरह का, उससे रजिस्ट्री से रिलेटेड ये सारा काम जो है ये नोटो या फिर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो इनके साथ जो है स्टेट्स और यूटीज़ को इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर करनी है ताकि ऐसे केसेस पे रोक लगाई जा सके। सो ये था पूरा मुद्दा। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग। यूएस की जो नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा है कि 4th ग्लोबल मास ब्लीचिंग ट्रिगर हो चुकी है। और इसका रीज़न बताया गया है कि टेम्परेचर का काफ़ी बढ़ना और स्पेशली जो एल नीनो हुआ है उससे ये कंडीशन काफ़ी एग्रेवेट हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है, और जिससे कि ग्लोबल मास ब्लीचिंग हो रही है, ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अब ये 4th है तो पहले भी कभी हुई होगी। जी हाँ, पहले हो चुका है 1998 में, 2010 में और 2014-17 के बीच में। और इससे बोला कि इसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी ओशन लाइफ पे या फिर बाकी लोगों पे जो कि रिलाई करते हैं रीफ्स वगैरह पे, उनके फूड के लिए, जॉब्स के लिए या फिर कोस्टल डिफेंस के लिए।
लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कोरल क्या है भाई, ब्लीचिंग क्या है, तो अभी बता देते हैं। ये देखो, ये फ़ोटो आप ध्यान से देखिए, इधर वाली ये रंग बिरंगे जो दिख रहे हैं ये हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल पॉलिप एक तरीके का मान सकते हैं हम एनिमल ही होता है, जो कि ओशन में होता है और कॉलोनी में वो लिव करते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। और एक होती हैं एल्गी जिसका नाम है जूज़ैंथिला, काफ़ी छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जो कि उनके टिश्यूज़ में होती हैं। तो ये जो होते हैं कोरल पॉलिप और ये एल्गी, ये दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक कैसे, तो अगर एल्गी की बात करें, ये जूज़ैंथिला जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करके जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो इन कोरल्स को प्रोवाइड करती है, और उसका यूज़ करके कोरल्स क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स बनाते हैं और उससे एक सेफ प्लेस मिल पाता है इन एल्गी को रिसाइड करने के लिए। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ये। इनफैक्ट जो ये आपको रंग बिरंगी कलर दिख रहा है इन कोरल रीफ्स पे, ये उस एल्गी की वजह से ही आता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्केलेटन्स होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं, ऐसे करके बहुत बड़ी रीफ्स बनती जाती हैं और उसके ऊपर नए कोरल पॉलिप्स आते रहते हैं, उस पर ऐसा नया नया स्ट्रक्चर बनता रहता है हमारे ओशंस में। और ऐसा जो पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होता है ये काफ़ी फेवरेबल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारे फिशेज़ या अलग तरीके की स्पीशीज़ जो हैं वो भी पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे ओशन के इकोसिस्टम के लिए, इसलिए इन्हें ओशन का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि ओशन पे हम ह्यूमंस भी डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी इनसे इम्पैक्ट होती है। तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि कोरल रीफ्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो एक तो मैंने बताया कि भाई उनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं ओशन का, क्यों, क्योंकि उसमें पूरा एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है जिसकी वजह से उसमें काफ़ी स्पीशीज़ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह हो गई या बाकी स्पीशीज़ हो गई। कुछ स्पीशीज़ के लिए वहाँ से उन्हें खाने के कुछ मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम इसका चलता है। और हम ह्यूमंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इसके आसपास इम्पॉर्टेंट फिशेस पाई जाती हैं वो कभी कोई काफ़ी प्रोटीन वगैरह के काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं जो हमारे ह्यूमंस के काफ़ी काम आते हैं फिशिंग वगैरह में। इसके अलावा कोरल्स जैसे अगर वो ब्लीच हो रहे हैं या फिर काले पड़ रहे हैं तो उससे पता पड़ता है हमारा क्लाइमेट कैसा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें मेटेरोलॉजिकल इंसाइट्स मिलते हैं इनकी स्टडी करके। इसके अलावा ये बहुत सुंदर दिखते हैं ओशंस में, तो इसको देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो इससे हमारे टूरिज़्म से भी काफ़ी पैसा कमाने को मिलता है। और बाकी जो अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ मिलती हैं उसके आसपास, कभी कभार वो इतनी हेल्पफुल होती हैं कि उनसे मिलने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेडिसिनल यूज़ में भी काफ़ी काम में आते हैं। तो इस तरह से हम ह्यूमंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो इनके स्केलेटन्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं, वो कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी की पूरी आइलैंड्स बन जाती हैं कभी कभी। जैसे कि हमारी लक्षद्वीप आइलैंड है, वो पूरा ऐसे कोरल रीफ से ही बना हुआ है। तो इस तरह से जो ये रीफ्स बनती हैं वो कभी कभी जो बहुत तेज़ी से वेव्स वगैरह आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करती है हम तक पहुंचने में। तो उस तरीके से भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। इसके अलावा जब ये फ्लड वगैरह स्टॉप करती है तो उससे इट प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। आई नो इस वाली स्लाइड में तुम्हें इस जगह थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, टाइम कम था तो मेरे को जल्दीबाजी में ऐसे ही करना पड़ा। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए कुछ प्रॉपर कंडीशंस, नहीं वरना ये सर्वाइव नहीं करते। जैसे कि एक प्रॉपर टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसके अलावा ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, शैलो वाटर, मतलब लेस देन 25 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर होनी चाहिए। और इतना भी नहीं कि एकदम ही ऊपर हो कि एयर से एक्सपोज हो रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सनलाइट इनको प्रॉपर चाहिए फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए।
सेलिनिटी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए उस जगह वाटर में, क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए, वेल ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस है तभी ये सरवाइव करते हैं। वरना क्या होता है ना, जैसे कि मान लो टेम्परेचर बढ़ गया या फिर लाइट वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह में कुछ कमी आ गई, तो इससे क्या होता है, जब ऐसे स्ट्रेस आते हैं कोरल्स पर तो ये क्या करते हैं कि जो एल्गी होती है उन्हें एक्सपेल कर देते हैं, जो कि उनके टिश्यूज़ में रहती है उन्हें एक्सपेल कर देते हैं, जिससे कि ये पूरे के पूरे वाइट होने लग जाते हैं। मैंने बताया था इनका जो कलरफुल जो पूरे दिख रहे थे वो एल्गी की वजह से ही दिखते हैं, तो जब उन्हें एक्सपेल कर देंगे तो ये पूरे वाइट हो जाते हैं, राइट। सो इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब जब कोरल ब्लीचिंग होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर चुके हैं, इसका मतलब ये है अभी भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं इवन इन एन ब्लीचिंग इवेंट। मगर क्या होता है, मगर उसके बाद भी अगर इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिले इस तरीके का, यानी कि टेम्परेचर फिर भी बढ़ता रहे या न्यूट्रिएंट्स फिर भी नहीं मिल रहे हो, देन दे आर सब्जेक्ट टू मोर्टेलिटी, यानी कि फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। सो इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जब ये काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग ओशंस में, यानी कि पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, तो उसको ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग के नाम से कहा जाता है। और अभी उसी के रिलेटेड न्यूज़ है कि ये 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हुआ है। कॉजेज़ इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है दिन ब दिन, ओशन पोल्यूशन काफ़ी है, हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो एफ्लुएंस जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं हम हमारे मरीन इकोसिस्टम को। कभी कभी ओवर एक्सपोजर हो जाता है सनलाइट से तो भी ब्लीचिंग होती है, या फिर लो टाइड जब होती है तो उससे सोलर रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं, उससे भी कोरल ब्लीचिंग होती है, या फिर ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं। फ़िलहाल मेन रीज़न बताया जा रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो रही है, उसकी वजह से ये ब्लीचिंग हो रही है मास लेवल पे। So global mass bleaching of coral reefs is when significant coral bleaching is confirmed in the Atlantic, Indian and Pacific oceans. And अभी क्या हुआ, नियरली 54 कंट्रीज फ्रॉम फ्लोरिडा, यहाँ पे फ्लोरिडा एल है, फ्लोरिडा, यूएस, सऊदी अरेबिया टू फिजी हैव कन्फर्म्ड ब्लीचिंग। इतना ही नहीं, हमारे इंडियन ओशन में भी ब्लीचिंग के केसेस बताए गए। So more than 54% of the world's coral area has experienced bleaching level heat stress, यानी कि जो पूरा कोरल का एरिया है उसमें अराउंड 54% हमारे वर्ल्ड का ये स्ट्रेस फेस कर रहा है, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है बाय अबाउट 1% पर वीक। और जैसा कि हमने पहले जाना कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है हम ह्यूमंस के लिए, ये हमने इतने सारे रीजंस यहाँ पे देखे थे क्यों सिग्निफिकेंट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये देखो, जब ब्लीचिंग होती है तो इस तरह से ये पूरे वाइट पड़ जाता है, ये आपको दूसरी पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाइट हो गई, तो ऐसे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी कि भाई 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है वो ट्रिगर हो चुका है, और ये काफ़ी एक इंडिकेशन की तरह हम ले सकते हैं कि कितना ज़रूरी है हमें हमारी कुछ एक्टिविटीज़ पे चेक लगाना, या फिर कितना ज़रूरी है पोल्यूशन वगैरह को कम करना, राइट। आई होप ये न्यूज़ समझ में आई हो। इतना ही था इसमें। बढ़ते हैं आगे। कैनरी आइलैंड्स। कैनरी आइलैंड्स में बेसिकली कुछ लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ क्या थाउजेंड्स में लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के टूरिज़्म मॉडल को लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जिनको नहीं पता कैनरी आइलैंड्स क्या है मैं बता देती हूँ। ये एक आर्किपेलागो है, यानी कि आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनरी आइलैंड्स लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। कैनरी आइलैंड्स जो अफ्रीका है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की साइड जो है आता है ये कैनरी आइलैंड्स, और ये किसके अंडर है, तो ये स्पेन के अंडर है, तो इसको स्पेनिश आर्किपेलागो बोलेंगे। ये रहा स्पेन, इसके अंडर आता है ये कैनरी आइलैंड। आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गई हो, ठीक है। तो भाई यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ के टूरिज़्म मॉडल को।
हालांकि हम जानते हैं टूरिज़्म किसी भी जगह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ के लिए इकोनॉमी के लिए काफ़ी रेवेन्यूज़ जनरेट करता है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर उससे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो। वही कुछ सिचुएशन हुई कैनरी आइलैंड्स में भी। दिक्कत ये हुई कि उनका कहना है कि ये काफ़ी करप्ट और डिस्ट्रक्टिव मॉडल है, क्योंकि बाहर से जब इतने लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वगैरह उन सब पे काफ़ी प्रेशर आता है, तो इट डिप्लीट्स रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ रहा है, नए नए होटल्स बनेंगे, तरीके की चीज़ें बनेंगी, तो उससे क्या होता है हाउसिंग प्राइसेस जो है वो काफ़ी अप चली जाती हैं लोकल्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड इनका प्रोटेस्ट है कि भाई इनका कहना है कि हम टूरिज़्म के अगेंस्ट नहीं है, आप लाओ बुलाओ टूरिस्ट को, लेकिन एक रेगुलेटेड मैनर में करो ना, ऐसे नहीं कि लोकल्स पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो दे कॉल फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी परचेजेस बाय फॉरेनर्स एंड दे से दे आर नॉट अगेंस्ट टूरिज्म बट व्हाट चेंजेस इन द मॉडल। सो ऐसी कुछ न्यूज़ थी, हमें बस लोकेशन पता होनी चाहिए और किस वजह से प्रोटेस्ट था ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेनबो टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस। ये एक नई तरीके की कॉन्फ्रेंस हुई जो कि नेपाल ने की सबसे पहली बार। किससे रिलेटेड है? तो रेनबो LGBT से रिलेटेड होता है, तो उसी से रिलेटेड है। ये चाहते हैं कि भाई सेफ डेस्टिनेशन हो LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी, यानी कि नेपाल का टूरिज़्म भी काफ़ी इंक्लूसिव हो, और ऑर्गेनाइज वहाँ के किसी NGO ने किया इन कोलैबोरेशन विद नेपाल टूरिज़्म बोर्ड। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट हो गई। और ये कहाँ पड़ता है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक लॉन्ग ड्राई स्पेल हुई, मतलब काफ़ी सूखा पड़ रहा था और काफ़ी हीट वेव कंडीशंस वहाँ पे हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई। हालांकि एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वहाँ पे लाए गए वहाँ की आग को बुझाने के लिए। सो ये पूरा मुद्दा था, हमें ये याद रखना है कि कहाँ पे पड़ता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एंड इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।